चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव, आपका पुनः अपने रसायन गंगा चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में जाना, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें रह गई जो बताने में असमर्थ रहे वो। जैसे उन्होंने बताया कि नाभिक की खोज में हमने देखा था कि सोने की पतली चद्दर ले करके उस पर अल्फा किरणों की बमबारी करने के पश्चात कुछ किरणें टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, और कुछ का हुआ क्या, कुछ टकराने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो गई, और कुछ के साथ क्या हुआ, टकराई और सीधे आगे की तरफ निकल जाती हैं। तो वहाँ तो नाभिक की खोज हो जाती है, यानी आपको नाभिक मिल जाता है। और ये भी बता दिया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा कि परमाणु के बीचों बीच में एक सूक्ष्म स्थान होता है जो कि धनावेशित होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। ये सब सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें रह गई जिसकी उन्होंने व्याख्या भी नहीं कर पाई, यानी कि कह सकते हैं वो असफल रहे। दिए तो व्याख्या तो किए, नाभिक मिल गया उनको, ये बहुत बड़ी बात है। परमाणु संरचना के संबंध में यदि बीच में नाभिक मिल जाता है और एक बेस मिल जाता है, यानी कि एक आधार हो जाता है आगे चल करके परमाणु संरचना के बारे में व्याख्या करने के लिए, तो इसी क्रम में एक नया कह सकते हैं कि परमाणु मॉडल आया, जिसको हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील बोर ने किया क्या, जो रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु मॉडल, उसकी कमियों को दूर करके, अच्छा दूर किससे किए, प्लांक क्वांटा सिद्धांत से। इन्होंने इसके माध्यम से उनकी कमियों को दूर करते हुए एक नए परमाणु मॉडल का विकास किया, जिसे हम नील बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, नील बोर के परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ न कुछ सुधार करके लाया गया है। अब वह जो सुधार करके लाया गया है उसी के बारे में हमको अच्छे से समझना है तो बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। हमने उसके लिए जहां तक हो सका है सरल से सरल तरीका अपनाया है समझाने के लिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, बहुत ही आसानी से एकदम सरल से सरल तरीके से आप बोर का परमाणु मॉडल समझ पाएंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम ले चलते आपको बोर के परमाणु मॉडल पर। देखिए, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, बस हम चाहते हैं आपको एक अच्छे से उसका एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट मिल जाए, उनका मूल मकसद क्या है, इस मॉडल में है क्या वो चीज़ें, उसे हमें समझना। बाकी इधर उधर की जो सारी बातें हैं कुछ नहीं, हमको मुख्य बातों को ध्यान में रखना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझेंगे। जैसे बोर ने क्या बताया उसको समझेंगे। शुरुआत में जैसे ये तो सबको पता है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, बिल्कुल फिक्स है, जो शुरू में बताया गया वही आज भी कोई अंडाकार नहीं बताने तैयार हुआ, यानी गोलाकार परमाणु मॉडल था और गोलाकार परमाणु मॉडल है। अच्छा, बताया गया कि बीचों बीच में नाभिक पाया जाता है, इसको तो बता दिया था रदरफोर्ड ने ही, यहां तक बात रदरफोर्ड ने कर दिया था। लेकिन अब देखिए, अब इसी में जो पहले आपने देखा था जे टॉमसन का मॉडल आया था, उसमें बताया गया था कि परमाणु के अंदर धनावेश इस प्रकार से फैला होता है जैसे तरबूज का उसका गूदा भाग, यानी कि रेड पार्ट फैला होता है, जिसको हम धनावेशित कहते हैं। और तरबूज के जो बीज होते हैं, ब्लैक बीज, वो जो है इलेक्ट्रॉन के तरह इसी तरबूज में जैसे धंसे होते हैं बीज, तरबूज के बीज जैसे धंसे होते हैं, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी इसके बीच में धंसा होता है। तो ये सारी बातें तो टॉमसन ने बताया, फिर कुछ उसमें करेक्शन हुआ, रदरफोर्ड आए, फिर अब और कुछ करेक्शन होने वाला है, अब उसके लिए आ गए हैं नील बोर। नील बोर ने क्या किया, नील बोर ने बताया कि परमाणु के बीचों बीच में जो नाभिक पाया जाता है उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ये इसके राउंड में बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती, अनगिनत वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। अच्छा, वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं तो इसका मतलब भी कुछ होगा, बिल्कुल है। अगर ये वृत्तीय कक्षाएं पाएंगे तो इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, इन वृत्तीय कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अभी अगले हम बस कुछ चंद मिनटों में आपको बताएंगे किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, गोलाकार संरचना नाभिक के चारों, इसे कहते क्या हैं, ये कहलाते हैं कक्षाएं। ये कक्षाएं, जैसे इसको हम के बोल दें, यल बोल दें, यम बोल दें, यन बोल दें, ओ बोल दें, ये वास्तव में कहलाते हैं कोष।
अभी हम आगे के टॉपिक में कोश उपकोश की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानिए कोश किसे कहते हैं। कोश का मतलब हो गया किसी नाभिक के परितः, किसी नाभिक के परितः हुए अनगिनत संख्याओं के रेखाएं या कक्षाएं या स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं कोश। इन्हीं कोशों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर स्वयं को घूमते हुए इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये बातें हुई, लेकिन अभी हमने बताया क्या कि इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जो हम देख रहे हैं K, L, M, N, O रहेंगी, कक्षाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बोले तो mvr, यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन होगा, v वेग से गतिमान होगा और नाभिक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r होगी। उनका जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर कह सकते हैं मोमेंट, वो जो है h/2 पाई के, h/2 पाई के पूर्ण गुणक होना चाहिए। पूर्ण गुणक मतलब एक पूर्णांक के रूप में इनका गुणांक आना चाहिए, उन्हीं कक्षाओं में ये घूम पाएंगे इलेक्ट्रॉन। रही बात आगे कि ये जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं। अच्छा, जब घूमते रहते हैं तो एक दशा आपको और समझ में आएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक क्लियर किया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किन्हीं वित्तीय कक्षाओं में घूम रहा है तो निश्चित है एक समय के बाद उसकी ऊर्जा भी कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो नाभिक पर गिर करके नाभिक में विस्फोट कर सकता है। ये जो हर व्यक्ति के मन में चलती है बात, आज हम उसको भी क्लियर करेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहेगा तो निश्चित है उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो अचानक नाभिक पर जा करके गिर जाएगा और गिर करके नाभिक का विस्फोट करेगा, यानी परमाणु विस्फोट हो जाएगा। यदि ऐसा ही होता, कल्पना कीजिए यदि ऐसा ही होता तो हमारे जितने भी तत्व ज्ञात हैं सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सब आए दिन विस्फोट करते रहते और कोई भी तत्व अस्थायी न होता। यानी किसी तत्व को टच करते, कुछ समय पश्चात वो इलेक्ट्रॉन उसका घूमता रहता, दब जाता हाथ में ही। तो हम किसी तत्व की व्याख्या न कर पाते और किसी तत्व से बनकर मिलकर के किसी यौगिक का निर्माण भी ना हो पाता। इसी प्रकार से विस्फोट होता रहता, यानी अस्थिरता पाई जाती। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हाँ, ये जो अब इसी को हम समझाने चल रहे हैं, ये जो कक्षाएं होती हैं अस्थायी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो कक्षाएं होती हैं ये वृत्ताकार होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो कक्षाएं होती हैं ये वृत्ताकार होती हैं, यानी कि वृत्त के आकार की ये कक्षाएं पाई जाती हैं। और उसमें जो हमने बताया ये जो कोश होते हैं K, L, M, N और O इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जो कक्षाएं होती इनकी फिक्स ऊर्जा होती है। हम उसी पर ले जाना चाह रहे हैं जहां पर ये ताकि जानकारी आपको हो जाए कि कोई इस पर गिर करके दग न जाए, फूट न जाए, विस्फोट न कर दे। प्रत्येक जितनी भी कक्षाएं पाई जाए, जितने भी कोश पाए जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है फिक्स होती है। हाँ, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने न्यूनतम ऊर्जा वाले कोश में रहना चाहता है। इस बात को नोट रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में रहना चाहता है। और कभी कभी होता क्या है कि जब इसे हम उत्तेजित करते, देखिए जो फिक्स अवस्था होगी वो उसकी शांत अवस्था होगी। फिक्स अवस्था का मतलब जो जिस कोश में इलेक्ट्रॉन घूमता है, हर प्रत्येक कोश की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, और जो फिक्स होगी उसको हम बोलेंगे शांत अवस्था। शांत मतलब ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, होता क्या है कुछ दशाओं में, मिटा दें इसको, कुछ दशाओं में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में चला जाता है। जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन जो है कूद करके यहां पहुंच जाए, अगर ये निम्नतम ऊर्जा है तो निम्नतम ऊर्जा को हम बोलते हैं E1, और जब ये कूद करके उच्चतम ऊर्जा में जाता है
हम इसको बोलते हैं E2। इस दौरान की एक घटना होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाता है। और जाएगा कब? जब इसको एक्साइट किया जाएगा, उत्तेजित किया जाएगा। ये जो अवस्था है E1 की जो अवस्था है वो शांत वाली है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। और जब हम एक्साइट करते हैं तो वो आगे की ऊर्जाओं में पहुंच जाता दूसरी कक्षाओं में, जिसको बोलते हैं E2। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, ये बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रह पाता है। रहने का मतलब ये समझ लीजिए 10⁻⁸ सेकंड तक ही वहाँ तक रह पाता है। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में यानी ग्राउंड स्टेट जब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी E1 से E2 में जाता है, तो उसके बीच में ऊर्जा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा उसमें अवशोषित होती है जब यहां से निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा से निम्नतम ऊर्जा में आता है, उच्चतम ऊर्जा उसकी E2 थी, निम्नतम ऊर्जा उसकी E1 है। यदि ऐसी दशा होती है तो वहां पर ऊर्जा का अवशोषण नहीं बल्कि ऊर्जा का रिलीजेशन होता है, यानी कहते हैं ऊर्जा वहां से निकलती है, रिलीज होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा की ओर जाता है। एक बात और इसमें नोटेबल है, जो मोटी मोटी बातें हम उसी को बताते हैं ताकि आप उन चीज़ों को नोट करते चलें। तो एक बात इसमें यह है कि प्रत्येक जो कोश होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी जानना अनिवार्य है। नहीं तो पता चले कि हम ये जान ही ना पाएँ कि किसी एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा K, L, M, N, ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में हम आगे की तरफ चले जाएंगे। तो K जो होगा वो पहला उपकोष होगा, L जो होगा दूसरा होगा, M जो होगा तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ऐसे पांचवा, छठवां, सातवां, इसी प्रकार से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक एक कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सब में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती नहीं है। यदि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान नहीं होती है तो एक फार्मूला है 2n²। प्रत्येक कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² के अनुसार होती है। अच्छा, n क्या होता है? n का मतलब होता है अगर k में जाएगा तो एक माना जाएगा, n में जाएगा 2, m में जाएगा 3, n में जाएगा 4, मतलब ये कोशों की संख्या है। जैसे जैसे आप कोश को बढ़ाते जाएंगे वैसे n का मान बदलता जाएगा। जैसे हम पहले कोश की बात करें तो 2 × 10⁻², ये बराबर आ जाएगा 2, यानी कि पहले वाली कक्षा में जो नाभिक के सबसे निकट की कक्षा होती है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि जब हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। रही बात दूसरे कक्षा की, दूसरे कक्षा में आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कि ये जो दूसरी वाली कक्षा है इसमें पाए जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें पाए जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जब हम आगे जाएंगे तो तीसरी कक्षा में 2⁻3, 2 × 3⁻2 हो जाएगा, 3 × 9, 2 × 18। इसी प्रकार से अब तीसरे वाले कोश में पाए जाएंगे कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे और जाएंगे 32 हो जाएगा, जाएंगे ऐसे 50 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप दूरी नाभिक से जैसे जैसे दूर होते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी। ये रही बात बोर परिकल्पना में या बोर के परमाणु मॉडल में छोटी मोटी बातें। अच्छा, अब देखते हैं इन्होंने किया क्या। इन्होंने कुछ तो बोर ने भी छोड़ दिया जिसकी व्याख्या ये नहीं कर सके। जैसे व्याख्या करने की बात करें, ये बहु इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर पाए, बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाए। ये तो केवल व्याख्या की, देखिए कमियां छोड़ गए, ये भी आगे चल करके उसका भी सुधार होगा। लेकिन जाने पहले कमियां क्या कर रहे हैं खुद सोचिए। इन्होंने तो बता दिया इतने इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया उस मॉडल में कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा
एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की ये या आयनों की व्याख्या ही नहीं कर पाए। अभी हम बताते हैं कैसे हमने इसको पता किया कि ये अन्य प्रकार के जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा थी उसकी व्याख्या कैसे नहीं कर पाए। जैसे देखिए, ये एक पहचानने का एक तर्क है, तर्क से आप बिल्कुल पहचान सकेंगे। पहले तो हम बता दें किसकी व्याख्या किए हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया गया। अगर लिथियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता तो 2 पॉजिटिव लगा दिए, इसमें भी होगा केवल एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इस पर लगा दिए 3 पॉजिटिव, बचा कितना, 1। मतलब इसी प्रकार से हाइड्रोजन की व्याख्या तो कर ले गए, लिथियम की व्याख्या तो किए लेकिन 2 पॉजिटिव लगा करके, नहीं 2 पॉजिटिव नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका होगा परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, लिथियम, इसका 3 होगा, हाँ ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, सही है। ये 2 निकाल देंगे, बचेगा 1, यहाँ बोरान में भी बेरिलियम में भी निकाल देंगे, 3 बचेगा 1। मतलब कुल मिला करके जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन थे उसी की व्याख्या किए। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है, हम ये कैसे जान गए कि केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की व्याख्या की। जैसे देखिए, इन्होंने कभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि यदि ये इलेक्ट्रॉन बता दिए कि एक कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि हम फिर से शॉर्ट फॉर्म बनाएं, ये मान लीजिए के का कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये है नाभिक। यहीं से हम पकड़ में लिए हैं कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज है नेगेटिव, तो जब दोनों पर चार्ज नेगेटिव है तो हमेशा दोनों दूर दूर रहेंगे दोनों। अब ये समझना, ये वाला अट्रैक्शन इस पर करता है या ये वाला इस कह सकते हैं अट्रैक्शन करता है। ये इलेक्ट्रॉनों के बीच की बातों को नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या संबंध है, इनके आवेशों के बीच में क्या संबंध है, कैसे ये घूमते रहते हैं। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात है, कोष वही रहेगा नेक्स्ट वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये पास पास होंगे इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव को ढकेलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को ढकेलता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। रही बात एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन खूब घुमा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, समस्याएं बनी, ये घूमते घूमते कभी यहाँ पहुंच जाए, तब इनके बीच क्या नेचर होगा। अगर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी न कभी ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास भी आएंगे, रहेंगे तो प्रतिकर्षण में दूरियां जरूर कुछ न कुछ बनी रहेंगी, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही टकरा जाए। तो इससे स्पष्ट होता है, इसको कमी कह सकते हैं, बोर मॉडल की ये कमी भी है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनों की ही बातें कर पाए हैं, डबल इलेक्ट्रॉनों की बातें नहीं कर पाए हैं, डबल से अतिरिक्त यानी अधिक इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात नहीं कर पाए हैं। तो ये इनका दोष रहा। अच्छा, एक और इनका प्रमुख दोष रहा जिसका हम नाम लेते हैं जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव। देखेंगे जीमान प्रभाव होता क्या है, बड़ा अच्छा प्रभाव भी है, इसे जानना जरूरी है। जीमान प्रभाव किसे कहते हैं? जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। देखिए, जब किसी गैसीय तत्व को हम स्वतंत्र अवस्था में रखें और वहां से उसके चारों ओर हम चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दें, किसी गैसीय अवस्था को हम चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में रखें तो इसमें से उत्पन्न होता है स्पेक्ट्रम। तमाम सारी रेखाएं, पतली पतली रेखाएं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ये अपने विपरीत आवेशों की तरफ जो होती हैं मुड़ जाते हैं, जिसको जीवन प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनसे तमाम प्रकार के मतलब स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं और ये विपरीत आवेशों की तरफ मुड़ जाते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहते हैं, बोर के द्वारा नहीं किया जा सका, यानी कह सकते हैं ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके और साथ साथ जीवन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सके। और यह भी रहा कि इलेक्ट्रॉनों की ज्यामिति के बारे में नहीं बता पाए।
ये किस आकृति एवं आकार में पाए जाएंगे, इन सभी की व्याख्या ये नहीं कर पाए। यानी कि एट लास्ट हमें समझ में आया कि रदरफोर्ड की कमियों को उन्होंने कुछ तो दूर ही किया, लेकिन कुछ कमियां ये भी छोड़ गए। जैसे रदरफोर्ड ने जो बताया था उसके दौरान कुछ कमियां जो उत्पन्न हुई थी, उन कमियों को इस मॉडल के द्वारा यानी कि बोर मॉडल के द्वारा दूर किया गया, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कमियां छोड़ दी गई जो जा करके आधुनिक परमाणु मॉडल में एकदम क्लियर हो जाएगा। कि जैसे इन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जब जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जब उच्चतम ऊर्जा से निम्नतम ऊर्जा में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन इन्होंने केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंटों के बारे में ही व्याख्या कर पाए, यही उनकी कमियां रह गईं। और साथ साथ जीमन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच रिलेशंस क्या है इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। केवल इन्होंने ये तो जरूर व्याख्या किया, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के गुणित पूर्णांक होता है। ये सारी बातें जो है बोर ने बताया। अच्छा, अब इसी में आगे अगर चलें तो इलेक्ट्रॉन, जब हम थोड़ा सा आधुनिक में जाएंगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, इसमें एक मिलता है कोश, जिसको आपने इसके माध्यम से जान ही लिया। कोश के बाद होता उपकोश, थोड़ा सा जानेंगे उपकोश क्या है, फिर आपको ये नेक्स्ट में हम बताएंगे। आज के लिए बस केवल जो कोश रहा, कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बता दिए, थोड़ा सा उपकोश जरूर जान लेंगे, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उपकोश को जोड़ करके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बताना हो, चाहे बोर के द्वारा हो, चाहे बोर क्या कहते हैं अफबाऊ के द्वारा हो, चूंकि अफबाऊ और बोर दोनों एक ही है, बशर्ते अंतर क्या है, वो उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या की हैं और यहाँ पर कोशों में इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या हुआ। व्याख्या का मतलब वितरण समझिएगा, इलेक्ट्रॉन कोई व्याख्या नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सबसेल। जैसे इन्होंने बताया क्या कि ये जो कोश होते हैं, ये कोश को इसने बताया K-L-M, फिर N, इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला गया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया क्या 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन पाए जाते, कोई बात नहीं, इसमें 2, 8, 18, 32 ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अब कोश के बाद हम बता दें, कोश तो ये हो गया आपका K-L-M-N हो गया, उसके बाद आएगा उपकोश। उपकोश को ऐसे मानिए कोश का बच्चा उपकोश कहलाता है। अब कैसे कहेंगे बच्चा, जैसे कोश के केवल 4 बच्चे हैं, एक है S, एक है P, एक है D और एक है F, इसे याद रखेंगे। कोश के 4 बच्चे हैं S, P, D और F। जैसे आपने यहां देखा कि कोश में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार रखते हैं, तो हम बताते चलें उपकोश में इलेक्ट्रॉन S में 2 पाया जाएगा, P में 6 पाया जाएगा, D में 10 पाया जाएगा और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कोश में तो 2, 8, 18 के क्रम में रहेंगे, 2n² के क्रम में, लेकिन उपकोश में जो कोश का बच्चा उपकोश है, इसमें S, P, D और F यानी कि 4 बच्चे हैं इसके। और पहले वाले जो S उपकोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, P उपकोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, D उपकोश है उसमें 10 पाया जाएगा और F उपकोश है जिसमें 14 पाया जाएगा। अच्छा, बात कर लें किसी एक तत्व के बारे में, कोई एक तत्व हम ले करके बात करें, ये सब आपको आगे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर बता दें। जैसे K, L, M और N की बात करें, K में पाया जाएगा 2, इसमें पाया जाएगा 8, इसमें पाया जाएगा 18, इसमें पाया जाएगा 32। ये अगर हम कोशों का वितरण उसके उपकोशों के रूप में करें तो इसमें खाली S छिपा होगा, S क्योंकि इसमें पाया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। L की बात करें तो इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L वाले उपकोश में S भी शामिल होगा और P भी शामिल होगा।
अब इसी प्रकार से अगर हम यम की बात करें तो यम में जो शामिल हुए 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें यस होगा 2 इलेक्ट्रॉन, पी होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 हो गया, यस पी, उसके बाद डी, डी फॉर 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 6 8 और 10 ये 18, इस प्रकार से जा कर के इसको कंप्लीट करते 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये अगर पिता इसको मान लिया जाए तो इसके पास के वाले के पास कुल 2 इलेक्ट्रॉन था, जिसके पास उपकोषों की संख्या केवल 1 पाई जाती है। यल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें उपकोषों की संख्या 2 पाई जाती है, यस और पी। और यम जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया गया 18, इसमें पाए जाएंगे 3 उपकोष, यस पी और डी। फिर आगे चलते हैं जहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन पाया गया है। 32 में करेंगे यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। जोड़ लेते हैं 6 2 8, 8 10 18, 18 10 28, 28 4 32, ये आकर के 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं इसमें चारों उपकोष पाए जाएंगे, यन वाले में चारों उपकोष पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। लेकिन ये रहा कि हमारे बताने का केवल मतलब आज ये रहा कि कम से कम जरूर जाने कि इन्होंने कोष बताया। आगे चल करके जब आधुनिक मॉडल पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम से लेंगे, एक टॉपिक लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बस जल्द ही मिलेगा। बस आप इस वीडियो को पहले अच्छे से समझ लीजिए जितना हमने इसमें बताया। बोर मॉडल में है क्या, बोर में कमियां क्या आई, बहुत मतलब उस चीज़ को हमने नहीं शामिल किया जो इतना उलझाऊ था। हमने बस मोटी मोटी बातों को बताया जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जो क्या कहते हैं रदरफोर्ड के बाद जो रदरफोर्ड में जो कमियां थी उनको प्लांक क्वांटा सिद्धांत के अनुसार दूर करके ये जो आए नील बोर ने अपने मॉडल में जो कुछ लाया, हमने उस चीज़ को बस बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, बहुत डिटेल नहीं, उतने में ही पर्याप्त है। और भी जाएंगे, तमाम सारी बातें उनकी थी, लेकिन जो उसका निचोड़ रहा वो निचोड़ बस हमने दे दिया है। क्या क्या उन्होंने बताया, बस कोष जानिए। हम तो कहते हैं कि नील बोर के मॉडल में केवल कोष ही ध्यान में रखिए। उन्होंने जो भी कुछ किया वो कोष के लिए किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये केवल कोष के बारे में बताएंगे। आगे चलेंगे तो हम उपकोष ले आएंगे और उपकोष में बनेगा एस पी डी और एफ। यहाँ हमने दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 2 में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने लगे, 1 उपकोष लग गया। यल वाले को पूरा करने के लिए 2 उपकोष लग गया, यम वाले को पूरा करने के लिए 3 उपकोष लग गया और यन को पूरा करने के लिए 4 उपकोष लग गया। यानी इनके 4 बच्चे ही मिलकर के जितने भी एलिमेंट हमारे आवर्त सारणी में प्रेजेंट हैं, ये ही 4 बच्चे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। यानी कि 4 ही उपकोष पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सभी का विन्यास, सभी का इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बोर का मॉडल और कह सकते हैं कोष और उपकोष की छोटी सी अवधारणा आपके सामने रखा गया। और हमें आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत अच्छे से समझ में भी आया है तो आप लोग इसको शेयर भी करिए और लोग को भी अच्छे से समझ में ताकि आए, क्योंकि जितना ही शेयर करेंगे और लोगों को भी इससे लाभ होगा। और भविष्य में हम एक अच्छे टॉपिक पर, जो बहुत उलझाऊ टॉपिक बनी है, कहते नहीं समझ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। हम बहुत ज़्यादा आपको घुमा करके नहीं बताएंगे कि उसको देख करके आप परेशान हो, बस हम उसका निचोड़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बस ध्यान से इसे समझिए, पढ़िए और शेयर करिए। यदि कोई समस्या होती है आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके कमेंट को बहुत ही बारीकी से समझ करके, देख करके आपके कमेंट्स का जवाब देंगे।